हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और जाओगे बहुत मस्त होंगे। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से महत्वपूर्ण क्वेश्चन की एक श्रृंखला लेकर आए हुए हैं, जिसके द्वारा हम इन कम दिनों में पूरे बायोलॉजी को रिवीजन करा देंगे। तो यदि आप लोग इस बायोलॉजी विषय का रिवीजन करना चाहते हैं तो आप चैनल पर बने रहिए। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है कि लिंग निर्धारण, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है और समाज में लड़की पैदा होने का दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, यह कथन क्यों सही है, स्पष्ट कीजिए। अथवा में लगा हुआ है कि XXXY लिंग निर्धारण तंत्र पर टिप्पणी लिखी है। फिर अथवा में लगा हुआ है कि लिंग गुणसूत्र क्या है, मनुष्य में लिंग निर्धारण में इसकी क्या भूमिका है। और ये सारे क्वेश्चन लगातार आपको 2019, 20, 22, 23 इस तरह मिले हुए हैं। तो यही से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं लिंग निर्धारण की, ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं लिंग निर्धारण की, तो इंटरमीडिएट में जो लिंग निर्धारण है वो आपको 3 जगह पढ़ना है। जैसे सबसे पहले पढ़ना है मनुष्य में लिंग निर्धारण, मनुष्य में लिंग निर्धारण, उसके बाद पढ़ना है पक्षियों में लिंग निर्धारण, पक्षियों में लिंग निर्धारण, और उसके बाद यहां पर हम लोग को पढ़ना है नंबर 3 पढ़ना है मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। ये तीनों ही ऐसे क्वेश्चन हैं जो या तो पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या आने वाली परीक्षाओं में आने की संभावनाएं हैं। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को जो मुख्य रूप से दिए गए हैं, जिसमें आपको जिनके आने की संभावनाएं हैं और ये पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण, ठीक है ना। किसमें डिस्कस करेंगे? मनुष्य में लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इनकी आने की संभावनाएं बहुत अधिक है। तो अगर हम मनुष्य की बात करें, तो मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। आप सभी को पता है मनुष्य में क्या होते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ठीक, मनुष्य में क्या होते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। और इन 23 जोड़ी में जो मादाएं हैं, मादाएं यानी स्त्री में सभी गुणसूत्र यानी 23 के 23 गुणसूत्र XX प्रकार के होते हैं, XX प्रकार के होते हैं। परंतु जो पुरुष है, पुरुषों में क्या होता है? पुरुषों में जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, वो बेटा कैसे होते हैं? XX प्रकार के होते हैं, XX प्रकार के होते हैं, परंतु जो 23वीं जोड़ी गुणसूत्र है, ये XY प्रकार की होती है। कैसी होती है? XY प्रकार की होती है। और यही 23वीं जोड़ी गुणसूत्र जो होती है, पुरुष की 23वीं जोड़ी गुणसूत्र जो होती है, वो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होती है। इसीलिए मादाएं जो होती हैं समयुग्मजी होती हैं। मादाएं कैसी होती हैं? समयुग्मजी होती हैं। और जो पुरुष होते हैं, पुरुष क्या होते हैं? विषम युग्मजी होते हैं। क्या होते हैं? विषम युग्मजी। यानी सीधी सी बात है कि मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से स्त्रियों में सभी गुणसूत्र XX प्रकार के होते हैं,
परंतु पुरुषों में 22 जोड़ी गुणसूत्र कैसे होते हैं, XX प्रकार के होते हैं, और जो 23वीं जोड़ी गुणसूत्र है वो कैसी होती है, XY प्रकार की होती है। और यही 23वीं जोड़ी गुणसूत्र क्या होती है, लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होती है। इसीलिए जो स्त्रियां होती हैं वो बेटा समयुग्मजी होती हैं, और जो पुरुष होते हैं वो बेटा विषमयुग्मजी होते हैं। ठीक है ना। अब इनको हम रेखा चित्रण क्रॉस के माध्यम से आपको बताएंगे। तो जैसे ये है स्त्री, और स्त्री में सभी गुणसूत्र क्या हैं, XX प्रकार के हैं, और पुरुष का जो 23वीं जोड़ी गुणसूत्र है वो XY प्रकार का है, जिसको हम लोग लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। अगर हम क्रॉस करते हैं इससे तो देखिए ये XX आया, ये XY आया, ये XX आया, देन ये क्या आया, XY आया। रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट हमारे पास आया 50% जो है वो लड़कियां हैं, 50% लड़कियां हैं, और 50% क्या है, लड़के हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या आया, रिजल्ट आया। ये हमारे पास क्या आया, ये रिजल्ट आया। ठीक, अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बेस पर कौन ऑटोसोम्स है, कौन हेट्रोसोम्स है, कौन कायिक गुणसूत्र है, कौन लिंग गुणसूत्र है। तो अगर हम देखें, यहां पर देखते हैं कि जो स्त्री है, स्त्री में सभी गुणसूत्र क्या हैं, XX प्रकार के हैं, और पुरुषों में 22 जोड़ी गुणसूत्र। हम यहां से स्टार्ट करें, 20, 21 और 22 और 23 ये जोड़ी हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए ये स्त्री है, ऊपर वाली स्त्री है, स्त्री गुणसूत्र, और नीचे वाले पुरुष के गुणसूत्र है। स्त्री में 20वीं जोड़ी भी XX प्रकार की, 21वीं जोड़ी भी XX प्रकार की, 22वीं जोड़ी भी और 23वीं जोड़ी भी XX प्रकार की। पुरुषों में क्या हो गया, ये तो XX प्रकार की हो गई, ये XX प्रकार की हो गई, ये भी XX प्रकार की हो गई, लेकिन जो 23वीं जोड़ी थी वो XY प्रकार की हो गई। यानी अगर हम बात करें लिंग गुणसूत्र की, तो ये है बेटा लिंग गुणसूत्र, ये क्या है, और एक जोड़ी है, ये क्या है, एक जोड़ी, 1 पेयर, ये क्या है, लिंग गुणसूत्र। ठीक, ये क्या है, ये है लिंग गुणसूत्र। और अगर हम इसकी बात करें, 22 जोड़ी क्या है, 22 जोड़ी है कायिक गुणसूत्र, इनको हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम्स। ये कितनी है, ये है 22 जोड़ी, और 22 जोड़ी क्या है बेटा, ये है ऑटोसोम्स या कायिक गुणसूत्र। क्या है, कायिक गुणसूत्र। यहां से आपका एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी तैयार होता है कि मनुष्य में कायिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है और मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। बेटा ये क्वेश्चन हाई स्कूल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20 नंबर के ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लिंग निर्धारण किसमें, मनुष्य में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अगर साथ साथ नोट करते चलेंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ज्यादा जरूरी, मतलब आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए, अब क्योंकि मनुष्य में लिंग निर्धारण हो गया है तो हम इसको इरेज कर देते हैं, या अगर आप चाहते हैं तो इधर बना देते हैं, इस तरफ पढ़ा देते हैं। पक्षियों में छोटा सा ही है तो हम इसको इस पार्ट को इरेज कर रहे हैं। ठीक है, ये ठीक है। चलिए, अगर पक्षियों में लिंग निर्धारण की बात करते हैं, किसमें, पक्षियों में लिंग निर्धारण की बात करें तो आपकी किताब में मुर्गे का चित्र बना होगा, या मुर्गे में लिंग निर्धारण पूछ रहा होगा। ठीक है, अब जो पक्षियों में लिंग निर्धारण है वो थोड़ा सा डिफर होता है, किसके बिहाफ पर, ह्यूमन के बिहाफ पर थोड़ा सा डिफर होता है। क्या डिफर होता है, इसको आप लोग देखिए फटाफट। पक्षियों में क्या होता है, जो मादाएं होती हैं बेटा वो होती हैं विषम युग्मजी, और जो पुरुष होते हैं बेटा वो होते हैं, या नर जो होते हैं वो होते हैं बेटा समयुग्मजी। ठीक, इसको हम ZW सिद्धांत से लेते हैं। जो मादाएं हैं वो होंगी बेटा ZW, ठीक है, और जो पुरुष होंगे वो होंगे ZZ। ठीक, बिल्कुल अलग होता है कि जो पक्षियों में लिंग निर्धारण है वो इस तरह से कह सकते हैं कि पक्षियों में जो मादाएं होती हैं वो विषम युग्मजी होती हैं, और जो नर होते हैं वो समयुग्मजी होते हैं। इसके बाद हम इनमें आपको क्रॉस करके दिखाएंगे, वही सिद्धांत है, ZZ ZW और ZW। ठीक है, यानी जो ZZ है ये नर पक्षी हो गया,
ये नर पक्षी हो गया, ये मादा पक्षी हो गई, और ये भी क्या हो गया, मादा पक्षी हो गई। यानी अगर मुर्गे में पूछा जाएगा तब भी ये लिखेंगे, और पक्षियों में पूछा जाएगा तब भी ये लिखेंगे। डिफर इतना है कि जो मनुष्य है, मनुष्य में स्त्रियां होती हैं समयुग्मजी, और यानी मादाएं होती हैं समयुग्मजी, और इसमें मादाएं होती हैं विषमयुग्मजी। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चल, इसके बाद हम लोग अब डिस्कस करेंगे मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। और ये थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। हम लोगों ने ये दो चीजें पढ़ ली है, मनुष्य में लिंग निर्धारण पढ़ लिया है और पक्षियों में लिंग निर्धारण पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। ठीक है, अब जो मधुमक्खी में लिंग निर्धारण है, हेडिंग लगाएंगे आप लोग, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। ठीक है, ये वाला टॉपिक हाई स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर हाई स्कूल वाले बच्चे देख रहे हो तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ी देर की बात है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। ठीक है, तो अगर मधुमक्खी की बात करें तो यह एक विशिष्ट क्रिया है, यह एक विशिष्ट क्रिया है, विशिष्ट क्रिया है, विशिष्ट क्रिया है जो एलोसोम्स की अनुपस्थिति में एलोसोम्स की अनुपस्थिति में होती है। विशिष्ट क्रिया है जो कि एलोसोम्स की अनुपस्थिति में होती है। इस क्रिया में मादा मधुमक्खी का निर्माण मादा मधुमक्खी का निर्माण द्विगुणित युग्मनज से होता है। द्विगुणित यानी 2n युग्मनज से होता है। युग्मनज से होता है, जबकि नर बिना निषेचन के सीधे अंडाणु से निर्मित होता है। बिना निषेचन के सीधे अंडाणु से बनता है, सीधे अंडाणु से बनता है बिना निषेचन के सीधे अंडाणु से बनता है। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को बोलते हैं एरहिनोटॉकी। ठीक है, एरहिनोटॉकी क्या बोलते हैं? एरहिनोटॉकी। ठीक है, इसका एरहिनो का मतलब होता है मेल और टॉकी का मीन्स होता है बर्थ। ये लैटिन वर्ड है। एरहिनो का मीन्स होता है मेल और टॉकी का मीन्स होता है बर्थ। ठीक है, यानी यहां से क्या होता है? डायरेक्ट बर्थ हो जाता है बिना निषेचन के। ठीक है, क्या हो जाता है? डायरेक्ट बिना निषेचन के बर्थ हो जाता है। क्या देखते हैं इसमें? देखो इसमें कैसे होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर हम मधुमक्खी में लिंग निर्धारण की बात करें तो एक विशिष्ट क्रिया है जो एलोसोम्स की अनुपस्थिति में होती है। इसमें क्या होता है? इस क्रिया में मादा मधुमक्खी का निर्माण तो बेटा द्विगुणित युग्मनज से होता है, लेकिन नर बिना निषेचन के सीधे अंडाणु से बनता है। ठीक है, कैसे बनता है? देखिए होता क्या है,
ये जो मादा है मधुमक्खी में ये होती है बेटा द्विगुणित, लेकिन जो नर होता है वो होता है बेटा अगुणित। ठीक, अब अगर ये द्विगुणित है तो यहां से एक एन बनेगा और यहां से एक एन बनेगा, और नर है तो ये सिंगल एन बनेगा। तो जब मादा का एक एन नर के एक एन से मिलता है तो ये बन जाता है 2n, जो कि क्या बन जाती है, मादा मधुमक्खी बन जाती है। ठीक है, लेकिन जो ये एन बचता है ये बिना निषेचन के सीधे क्या होता है, ये सीधे अंडाणु से नर का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार ये क्या होता है, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण हो जाता है। इस प्रकार क्या होता है, ये मधुमक्खी में लिंग निर्धारण हो जाता है। ठीक, ठीक, समझ में आ गया। अगर मधुमक्खी में लिंग निर्धारण की बात करते हैं तो यह एक विशिष्ट क्रिया है जो एलोसोम की अनुपस्थिति में होती है। इस क्रिया में मादा मधुमक्खी का निर्माण द्विगुणित युग्मनज से होता है, जबकि नर बिना निषेचन के सीधे अंडाणु से बन जाता है। और इस क्या को बोलते हैं, एरिनोटॉकी। एरिनो मीन्स होता है मेल और टॉकी मीन्स होता है बर्थ। किस तरीके से, मादा अगुणित द्विगुणित होती है, नर अगुणित होता है। यहां से हमने क्या देखा, एक एन इससे अलग हुआ, एक इससे अलग हुआ, और ये वाला एन जब नर के एन से मिलता है तो 2n यानी द्विगुणित मादा का निर्माण होता है, और एक एन से क्या होता है, नर का निर्माण होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था लिंग निर्धारण, यहां से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, या तो इसमें मनुष्य में पूछ सकते हैं, या पक्षियों में पूछ सकते हैं, या मधुमक्खी में पूछ सकते हैं। और मनुष्य और मधुमक्खी में पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप इसको प्लीज़ तैयार कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का ये भी है कि समाज में लड़की पैदा होने का दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, यह कथन क्यों सही नहीं है, स्पष्ट कीजिए। तो सीधी सी बात है, समाज में लड़की पैदा होने का जो दोष महिलाओं को दिया जाता है, यह कथन इसलिए गलत है क्योंकि लिंग निर्धारण जो सेक्स डिटर्मिनेट करता है, लिंग का निर्धारण करता है, वो पुरुष का 23वीं जोड़ी गुणसूत्र करता है, ना कि स्त्रियों का, क्योंकि स्त्री संयुग्मजी है। इसलिए लिंग निर्धारण का दायित्व जो है पुरुष के ऊपर है, ना कि स्त्री के ऊपर। इसलिए समाज में लड़की पैदा होने का दोष अगर स्त्रियों को दिया जाता है तो ये सरासर गलत है। ठीक है, इसका ये आंसर है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लिंग संलग्न क्या होता है, लिंग संलग्न लक्षण क्या होते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम रेज कर रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप इसे अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करिए, वेरियस प्लेटफॉर्म में शेयर करिए, और साथ साथ अपने पॉजिटिव कमेंट हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या होगा, और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हमें ये हेल्पफुल लग रहा है, अगर मेरा भला हो रहा है, तो हम इसको शेयर करके किसी का भला कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो आप इसको, वैसे भी हम लोगों को शेयरिंग सिखाई गई है, ठीक है ना, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं वेरियस प्लेटफॉर्म पर। ओके, चलें आगे देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो है कि देखिए क्वेश्चन लगा हुआ है, सबसे नीचे क्वेश्चन 2022 में आया था जीक्यू में, सेट नंबर जीक्यू है, लिखा हुआ लिंग संलग्न लक्षण से आप क्या समझते हैं। रेखा चित्र की सहायता से मनुष्य में 2 लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति का वर्णन कीजिए। उसके बाद एक क्वेश्चन देखिए आया हुआ है कि हीमोफीलिया से ग्रसित एक पुरुष का विवाह सामान्य स्त्री से हो गया है, उसकी संतानों में इस रोग की वंशागति को रेखा चित्र के माध्यम से समझाइए। तो यहाँ पर हम पूरा एक लिंग संलग्न वंशागति रोग को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिंग संलग्न वंशागति। ठीक, चलिए हेडिंग लगा लीजिए, लिंग संलग्न वंशागति। लिंग संलग्न वंशागति, इंग्लिश में बोलते हैं सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं, सेक्स लिंकेड
इनहेरिटेंस। ठीक है, सीधी सी बात है। ऐसे लक्षण या ऐसे गुण जो लिंग गुणसूत्रों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहे हैं उनको लिंग संलग्न वंशागति बोलते हैं। यानी ये गुणसूत्र क्या होंगे, वंशागत होंगे। और सिर्फ अनुमान, इसीलिए इन्हें अनुवांशिक रोग भी कहते हैं। इससे जो रोग उत्पन्न होते हैं उन्हें अनुवांशिक रोग कहते हैं। हीमोफीलिया है, वर्णांधता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार में आपको मिलेगी, ये किसी को ऐसे नहीं हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कि लिंग संलग्न क्या है। लिखेंगे कि लिंग गुणसूत्र में लिंग गुणसूत्र में लैंगिक लक्षणों के अतिरिक्त लैंगिक लक्षणों के अतिरिक्त कुछ अन्य दैहिक, यानी जो लैंगिक लक्षण नहीं है, इसके अतिरिक्त जो लक्षण होते हैं दैहिक लक्षणों के जीन्स भी होते हैं। दैहिक लक्षणों के जीन्स भी होते हैं इन्हें लिंग संलग्न गुण या लक्षण कहा जाता है। ठीक है ना, इन्हें लिंग संलग्न लक्षण कहा जाता है और इनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना लिंग संलग्न वंशागति कहलाती है। वंशागति कहलाती है। ठीक है, शिशु ध्यान रखना। अब ठीक है, अब ये कैसे होते हैं, इनको तीन भागों में बांटा गया है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि अगर आप कुछ भी स्किप करेंगे तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ देंगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और थोड़ा सा अपना नेट बचा के रखें। इस समय इंस्टा और फेसबुक से दूरी बना के रखें, अपना नेट बचा के रखें, जिससे आपकी पढ़ाई प्रॉपर वे में हो सके। ठीक है, तो तीन भाग कौन कौन से हैं। पहला है एक्स संलग्न गुण। क्या है, एक्स संलग्न गुण। ठीक है, ठीक, अब ये एक्स संलग्न है तो इस गुण के जो जीन होते हैं वो एक्स गुणसूत्र के असमजात खंड पर पाए जाते हैं, लेकिन वाई में अनुपस्थित होते हैं। अतः पुत्रियों को माता और पिता दोनों से और पुत्रों को केवल माता से मिलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस लक्षण के जो जीन्स हैं वो सिर्फ एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। तो लिख लेंगे इस लक्षण के जीन्स प्रायः एक्स गुणसूत्र के असमजात खंडों पर पाए जाते हैं, वाई पर या अनुपस्थित होते हैं। इसलिए पुत्रियों को यह लक्षण माता और पिता दोनों से, यह लक्षण
माता और पिता दोनों से, परंतु पुत्रों को यह लक्षण केवल माता से मिलते हैं, केवल माता से मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो एक्स संलग्न गुण है ना, तो इस लक्षण के जीन जो हैं प्राय कहाँ पाए जाते हैं, एक्स गुणसूत्र के असमजात खंड पर पाए जाते हैं। इसलिए, और ये वाई पर क्या रहते हैं, ये वाई गुणसूत्र पर कैसे रहते हैं, बिल्कुल अनुपस्थित रहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इसलिए पुत्रियों को यह लक्षण माता और पिता दोनों से मिलते हैं, लेकिन पुत्रों को यह लक्षण सिर्फ किससे मिलते हैं, माता से ही मिलते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें नंबर 2 किसकी, वाई संलग्न, किसकी बात करें, वाई संलग्न की लक्षण की अगर बात करें तो ये क्या कह रहा है, ठीक। अब क्या होता है, सीधी सी बात है, इसमें क्या होते हैं, इसके लक्षण जीन जो है प्राय एक्स गुणसूत्र के असमजात खंड पर पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, वाई गुणसूत्र के असमजात खंडों पर पाए जाते हैं। किसमें जाते हैं, वाई गुणसूत्र के असमजात खंडों पर पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, असमजात खंडों पर पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक्स पर ये अनुपस्थित होते हैं। एक्स गुणसूत्र पर एलील क्या होते हैं, इस लक्षण के एलील क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर वाई गुणसूत्र पर है, अब क्या होगा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी पिता से पुत्र को ट्रांसफर होंगे। ठीक है ना, ये क्या होंगे, पिता से पुत्र को ट्रांसफर होंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी पिता से पुत्र में स्थानांतरित होंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल बताएं, जैसे देखा होगा, किसी के अगर बाबा के कान में बाल हैं, किसी के घर में आप देखिएगा आपके बाबा हों और बाबा के अगर कान में बाल हैं तो आपके पिताजी के कान में बाल होंगे, और जब आप अपने पिताजी की उम्र में आएंगे तो वहां आपके भी कान में बाल होंगे, क्योंकि ये एक प्रकार का वाई संलग्न लक्षण है। ध्यान दीजिएगा, क्या है, वाई गुणसूत्र के असमजात खंड पर पाए जाते हैं और एक्स गुणसूत्र पर इनके एलील क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। इसलिए क्या होता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी पिता से पुत्र में ट्रांसफर होते हैं। आज आप जाइएगा पढ़ने के बाद, अपनी क्लास खत्म करिएगा, पढ़ने के बाद बाबा को देखिएगा, अगर बाबा के कान में बाल हैं तो फिर पिताजी को देखिएगा, पिताजी के कान में बाल होंगे, तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपके भी कान में जो कड़पल्लव के ऊपर बाल होते हैं होंगे 100%, क्योंकि ये क्या है, एक वाई संलग्न लक्षण है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, लास्ट में आपका बचता है एक्स वाई संलग्न, ऊपर लिख दे रहा हूं क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं और नोट करते रहते हैं। अब इसमें क्या होते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, इसमें जो लक्षण है वो एक्स और वाई दोनों के समजात खंडों पर पाए जाते हैं। एक्स और वाई दोनों के समजात खंडों पर क्या होते हैं, दोनों के समजात खंडों पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो बेटा ये पिता और पुत्र यानी माता और पिता से बराबर ट्रांसफर होंगे। ये लक्षण जो है वो माता और पिता से बराबर ट्रांसफर होंगे। तो इस तरीके से ये आपके लिंग संलग्न लक्षण थे, 3 प्रकार के होते हैं, एक्स संलग्न गुण, वाई संलग्न गुण और एक्स वाई संलग्न गुण। ठीक है, ये आपके लगे हुए हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप नोट कर लीजिए। अब अगर हम वर्णांधता और हीमोफीलिया की बात करें तो वर्णांधता और हीमोफीलिया जो है ना वो एक एक्स संलग्न लक्षण है। वर्णांधता और हीमोफीलिया ये क्या है,
वर्णांतता और हीमोफीलिया क्या है, एक एक्स संलग्न लक्षण है। इसीलिए पुत्रियों में माता पिता दोनों से जा सकते हैं और पुत्र में केवल माता से ही पहुंच सकते हैं। इनको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताएंगे। पहले वर्णांतता और हीमोफीलिया को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ। आपके साथ साथ हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ अच्छे से मेहनत करिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ साथ अपने पॉजिटिव कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं वर्णांतता की, ठीक है। लिंग संलग्न रोग है ये क्या है, लिंग संलग्न रोग। तो हेडिंग लगा लीजिए लिंग संलग्न रोग। लिंग संलग्न रोग, ठीक। कौन कौन से लिंग संलग्न रोग हैं इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला रोग है वर्णांधता। वर्णांधता को हम लोग बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस या लाल हरा अंधापन, ठीक है। क्या बोलते हैं, लाल हरा अंधापन। तो हमें पता है कि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल और हरे रंग में पहचान नहीं कर पाता। इस रोग के जीन एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। इसलिए स्त्रियां इसकी वाहक और पुरुष रोगी होता है, ठीक है। स्त्रियां इसकी वाहक होती हैं और पुरुष रोगी होता है, ठीक। क्योंकि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल और हरे रंग में पहचान नहीं कर पाता। इसलिए उसे किसी प्रकार के ड्राइवर की जॉब नहीं दी जाती, ठीक है, नहीं दी जाती। आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा गर्मी ऐसा फील हो रहा है। हाँ, तो क्या होता है, ड्राइवर की जॉब क्या कहती है, नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती, क्योंकि ड्राइवर को लाल और हरे दो ही रंग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ध्यान में देखना होता है, ठीक है। हमने लिखा स्त्रियां इसकी वाहक होती है। वाहक का मतलब होता है कि बेटा जीन इसके होंगे लेकिन हाँ उस स्त्री को लाल और हरापन दिखाई देगा, उसको लाल भी दिखाई देगा और हरा भी दिखाई देगा। वाहक का मतलब होता है अब इस रोग को अगली पीढ़ी में ले जाती है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आता है, देखिए क्वेश्चन देखिए कैसे आता है। इससे आप एक चीज ध्यान रखिए, अगर हम वाहक स्त्री की बात करेंगे तो एक एक्स पर डॉट लगाएंगे। अगर रोगी स्त्री की बात करेंगे तो दोनों एक्स पर डॉट लगाएंगे। अगर दो बिंदी वाली स्त्री मिल जाए तो बेटा अलर्ट हो जाना। और अगर पुरुष हमेशा रोगी होता है तो अगर रोगी पुरुष है तो एक्स डॉट वाई। या आप ये तीन
कंडीशंस ध्यान में रखिएगा, आप इसको नोट करिए। मैं एक मिनट पानी पी के आता हूँ। तो ये क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप लोग नोट करिए कि ये क्वेश्चन आप लोग नोट करिए कि किसी 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 वर्णांध वाहक स्त्री का विवाह किसी सामान्य पुरुष से होता है, सामान्य पुरुष से होता है तो उसकी संतानें कैसी होंगी। ठीक है भाई, लड़की देखने गए, पिताजी को समझ में नहीं आया, लेकिन जो बेटा जी थे उन्हें लड़की सुंदर लगी, अच्छी लगी, कहा हम शादी तो इसी से करेंगे, नहीं तो क्या होगा, हम शादी ही नहीं करेंगे। बेचारे घर वाले करने को तैयार हो जाते हैं। अब होता क्या है, वाहक स्त्री थी, क्योंकि उसको लाल और हरा दिखाई दे रहा है, तो आप ऐसे बता ही नहीं सकते हो गया विवाह। विवाह के बाद अपनी सारी रस्में हुई। उसके बाद क्या हुआ, जब साल 1.5 साल बाद आपकी फैमिली बढ़ी तो हुआ क्या, देखिए इस एक जिद ने क्या किया, x.x, एक जो लड़की थी वो वाहक हो गई, x.y, और एक लड़का वर्णांध हो गया। इसकी कोई गलती नहीं थी, गलती पिताजी की थी, लेकिन भुगत कौन रहा है, लड़का। एक लड़का क्या हो गया, वर्णांध हो गया, बाकी एक लड़की स्वस्थ और एक लड़का स्वस्थ। ठीक है, यानी एक लड़की क्या हो गई, वाहक हो गई, एक लड़का वर्णांध हो गया, एक लड़की सामान्य या स्वस्थ बोल सकते हैं, सामान्य बोल सकते हैं, और एक लड़का भी क्या है, सामान्य। अब इसमें ये डिसाइड नहीं कर सकते कौन पहले होगा। हो सकता है पहले दो, एक लड़का एक लड़की सामान्य हो गए, उसके बाद इन्होंने अपनी बस कहा मेरा परिवार पूरा हो गया, आगे उन्होंने बच्चे नहीं किए तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पहला लड़का हुआ और वो वर्णांध हो गया तो फिर क्या होगा, आगे समस्याएं बढ़ जाती हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को घुमा के कई बार पूछा जा सकता है, कभी यहाँ पर रोगी स्त्री को रोगी कर दिया जाएगा और पुरुष को सामान्य कर दिया जाएगा। अगर स्त्री रोगी है तो 2 डॉट लगा देंगे, जिसमें क्या होगा, जब 2 डॉट लगा देंगे तो एक लड़की क्या होगी, वाहक हो जाएगी, एक लड़का वर्णांध हो जाएगा। और अगर रोगी स्त्री रोगी पुरुष है तो कहना क्या, एकदम परिवार एकदम झकाझक लाला दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग घर पर करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके आंसर में दिया भी हुआ है कि हीमोफीलिया अथवा वर्णांध से ग्रसित एक पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से हो गया, उसकी संतानों में इस रोग की वंशागति को रेखाचित्र के माध्यम से समझाइए। क्वेश्चन इससे सबसे पहले लगा हुआ था, तो ये बता रहे हैं कि हीमोफीली या वर्णांध से ग्रसित एक पुरुष का विवाह। अब इसमें पुरुष को उन्होंने क्या कर दिया है, वर्णांध कर दिया है, का विवाह किससे हो गया, एक सामान्य स्त्री से हो गया। स्त्री कैसी हो गई, सामान्य हो गई, तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखिए क्या होता है, x y और XY। देखिए यहाँ पर कोई भी वर्णांध नहीं होगा, सबको लाल हरा अच्छे से दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि ये भी स्त्री वाहक है और ये भी स्त्री वाहक है, ये लड़का सामान्य और ये लड़का सामान्य है। वाहक का मतलब क्या होगा कि अब ये अगली पीढ़ी में खराब करेंगे जाके। ठीक है ना, तो अगर किसी वर्णांध या हीमोफिलिक योगी पुरुष का विवाह सामान्य स्त्री से होता है तो उसका रिजल्ट ये आता है। क्वेश्चन लगा था स्टार्टिंग में, सबसे पहले यही क्वेश्चन लगा था, एक बार आप बैक करके उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, हम लोगों ने एक लिंग संलग्न रोग वर्णांधता को डिस्कस कर लिया। ठीक है, लिंग संलग्न रोग वर्णांधता को डिस्कस कर लिया। इसके बाद एक रोग और आता है, यहाँ से फिर ये आज का सेशन खत्म करेंगे, लास्ट टॉपिक है, उसके बाद यहाँ से हम लोग वाइंड अप करेंगे। तो एक क्वेश्चन एक रोग और है जिसका नाम है हीमोफीलिया। क्या नाम है, हीमोफीलिया। तो एक बार हीमोफीलिया को और डिस्कस कर लेते हैं। और उसके बाद आज की क्लास यहीं से समाप्त करते हैं। हीमोफीलिया, अब हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया से ग्रसित
जो व्यक्ति होता है, ग्रसित जो व्यक्ति होता है, उसके चोट लग जाने पर, चोट लग जाने पर रक्त का थक्का नहीं जमता, जिससे अत्यधिक रुधिर स्राव के कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है, इसलिए इसे ब्लीडर रोग भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इस रोग के जीन एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, इसलिए स्त्रियां इसकी वाहक और पुरुष रोगी होता है। ठीक है, ये भी सेम डिजीज, ये भी एक अनुवांशिक रोग है और इसमें क्या होता है कि चोट लग जाने पर क्या होता है, खून का थपका नहीं जमता, जिस कारण क्या होता है अत्यधिक रुधिर स्राव के कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लीडर रोग भी बोलते हैं। और इसकी भी स्त्रियां वाहक होती है और पुरुष रोगी होता है। क्वेश्चन लिख रहा है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें करके देंगे। ठीक है, एक हीमोफीलिया रोग से ग्रसित पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है। संतानों को रेखा चित्र द्वारा दर्शाइए। संतानों को रेखा चित्र द्वारा दर्शाइए। ठीक है, ये इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्लास इसी के आगे डिस्कस करेंगे और तीसरी क्लास में इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो जाएंगे और ये जो चैप्टर है पूरा रिवाइज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो रिवीजन के लिए 49 से 50 दिन के रिवीजन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ साथ वीडियो को लाइक करिए और वेरियस प्लेटफॉर्म में इसको शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, मन लगा के पढ़ें और अच्छे से सोएं। धन्यवाद।